नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11 प्रैक्टिकल चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत मानचित्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू मैप्स में विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस व्याख्यान के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वे कौन से हैं। इसके अंतर्गत हम रेखा चित्र और मानचित्र के अंतर को समझेंगे, मानचित्र की विशेषताएं और उनकी कमियों को जानेंगे, मानचित्र का इतिहास क्या रहा है, मानचित्र कला या एटलस क्या होती है, ग्लोब की क्या विशेषताएं और क्या कमियां हैं, ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर होता है, मानचित्र के अनिवार्य तत्व, मानचित्र के प्रमुख घटक, दूरी, दिशा और रूट चिन्ह, मानचित्र का महत्व, मानचित्रों का वर्गीकरण, इन सब टॉपिक्स का इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कि स्केच क्या है। बिना किसी मापनी के या अभिविन्यास के हाथों से खींची गई सामान्य रेखाओं को या बहुभुजों को रेखा चित्र या स्केच कहते हैं। यानी ये एक केवल हल्का सा डायग्राम होता है या हल्का सा कोई चित्र बनाया गया होता है, इसे रेखा चित्र या स्केच कहते हैं। देन आता है मैप। मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह का या किसी स्थान का मापनी या पैमाने की सहायता से समतल कागज पर निरूपण होता है, बनाया गया होता है, उसे मैप कहते हैं। मैप जो है हिंदी भाषा में मानचित्र शब्द से जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, मान और चित्र। अंग्रेजी में इसको मैप कहते हैं, जो वास्तव में लैटिन भाषा के मैप्पा से बना है। मैप्पा का अर्थ होता है चादर या तौलिया। इस प्रकार से जमीन के किसी भूभाग को मापने के माध्यम से समतल कागज पर दर्शाना मानचित्र कहलाता है। इसे नक्शा भी कहते हैं। देन आता है मानचित्र की परिभाषा। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर दो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है और ये भारत का भौतिक मानचित्र है। तो निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों को, उसकी विशेषताओं को समतल कागज की सतह पर प्रदर्शित करना मैप कहलाता है। मानचित्र की विशेषताएं। किसी भी मानचित्र में हम किसी खगोलीय पिंड या उसके किसी भाग का वर्णन करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र का प्रयोग करना आसान होता है, इसका रख रखाव करना भी आसान होता है। मानचित्र किसी छोटे क्षेत्र का विस्तृत प्रदर्शन करते हैं और इसके द्वारा किसी बड़े भूभाग को एक छोटे से कागज पर भी दिखाया जा सकता है। पृथ्वी पर या उसके किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र सबसे बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ माध्यम होते हैं। मानचित्र पर किसी खगोलीय पिंड जैसे संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को दर्शाया जा सकता है। देन आता है मानचित्र की कमियां। इसकी लिमिटेशन क्या होती हैं? सबसे बड़ी कमी ये है कि पृथ्वी गोलाकार है, जबकि मानचित्र जो है वो समतल कागज पर प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मानचित्र किसी बड़े भूभाग का दोषपूर्ण निरूपण ही करते हैं। दूसरी कमी क्या होती है कि मानचित्र जो है वो 2 डायमेंशनल होते हैं। इसमें केवल हम लंबाई और चौड़ाई ही दिखा सकते हैं, ऊंचाई या गहराई नहीं दिखा सकते। इसी प्रकार से मानचित्र किसी क्षेत्र के वैसे रूप का प्रदर्शन किया जा सकता है जैसा कि वो ऊपर से प्रतीत होता है। अब है मानचित्र का इतिहास। विश्व में सबसे पुराना मानचित्र आप देख पा रहे हैं, ये था जो मेसोपोटामिया के बेबीलोन नगर से 320 किलोमीटर दूर गासूर नामक शहर का बनाया गया था। वहाँ के उसको ज़मीन को खोदने से यहाँ पर ये मानचित्र मिला है, जो ईसा से 2500 वर्ष पुराना चिकनी मिट्टी का आग में पकाया हुआ एक प्रकार की टिक या टेबल के रूप में या टैबलेट के रूप में ये मानचित्र रहा है। यह आज भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के म्यूजियम में ये सुरक्षित है। और इस मानचित्र के उत्तर में इराक प्रदेश और फरात नदियों को दिखाया गया है। बेबीलोन के लोगों ने ही दुनिया को जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, उसको 360 डिग्री में बांटना सिखाया था।
देन आता है आधुनिक मानचित्र कला की नींव। तो आधुनिक जो मानचित्र कला है इसकी नींव रखी अरब विद्वानों ने या यूनानी विद्वानों ने, जिन्हें ग्रीक विद्वान भी कहते हैं। उन भूगोलवेताओं में जो प्रमुख भूगोलवेता रहे उनमें एनेक्सिमेंडर, एराटोस्थानेज जिसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का भी प्रयोग किया, हिप्पोक्रेट्स और टॉलेमी। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का मापन किया। मानचित्र में भौगोलिक जो कोऑर्डिनेट यानी अक्षांश और देशांतर हैं उनका वर्णन करना इन्होंने शुरू किया था। हिप्पोक्रेट्स और टॉलेमी, एनेक्सिमेंडर, एराटोस्थानेज ये अपने समय के सबसे प्रमुख मानचित्रकारों में से एक रहे हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में मैपिंग का जो तरीका वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब जो है एरियल फोटोग्राफी, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ड्रोन फोटोग्राफी या गूगल मैप जैसी तकनीक आ गई हैं। भारत में यदि मानचित्र बनाने की इतिहास का अध्ययन करें तो भारत में मानचित्र बनाने का कार्य वैदिक काल से ही शुरू हो गया था। उस समय आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और बारामिहिर जैसे विद्वान प्रमुख विद्वान रहे जिन्होंने मानचित्र से संबंधित कार्य किया। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा और महाभारत के काल में माना गया कि पृथ्वी पर जो विश्व है वो एक गोलाकार विश्व है जिसके चारों ओर जल ही जल गिरा है। ये महाभारत के काल का चित्र है और ये भारतीय विद्वानों द्वारा विश्व को 7 भागों में बांटा गया जो द्वीपों का मैप है वो आप देख पा रहे हैं। फिर आता है जो आधुनिक समय है उसमें भारत में टोडरमल ने भू सर्वेक्षण और टैक्स वसूली के लिए मानचित्र का सहारा लिया, मैपिंग कराई। मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने जो है मानचित्र को आधुनिक बनाने के लिए कार्य किया। इसके साथ साथ 1767 में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में हुई, जो भारत में इस समय स्थलाकृतिक मानचित्रों को प्रदर्शित करता है, बनाता है। 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र इस विभाग के द्वारा बनकर तैयार हुआ और आज सर्वे ऑफ इंडिया विभिन्न मापनियों के आधार पर भारत के अनेक प्रकार के मानचित्र तैयार करता है। नेक्स्ट आता है एटलस। मानचित्रों के संग्रह को एटलस कहते हैं। ये भौतिक, राजनीतिक, भूगर्भिक, महासागरीय, भाषाई, जनसंख्या संबंधी एटलस हो सकती हैं। ये एक प्रकार की बुकलेट होती है, किताब होती है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं। तो उपयोग करने के आधार पर इनको हम एक टाइप से बांट सकते हैं, जैसे स्कूल मानचित्र है, सामान्य मानचित्रावली है या स्कूल एटलस है या विशिष्ट मानचित्रावली है। इसको राजनीतिक एटलस, भूवैज्ञानिक एटलस भी कह सकते हैं, ऐतिहासिक एटलस भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से आता है कि एटलस का नाम एटलस क्यों है। पुराने जो ग्रीक विद्वान रहे हैं उन कथाओं में माना जाता है कि एक एटलस टाइटन देवता था जो आकाश को उठाया हुआ था उसने। उनकी ये धीरज की गुणवत्ता, अल्टो का व्यक्त करने वाला चित्र था। तो एटलस जीसस युद्ध में टाइटन्स की नेता के रूप में लड़ा और उनकी हार के बाद उसने कंधों पर स्वर्ग ले जाने की निंदा की थी। तो ये कोई वहाँ की कथा है। तो उसके बाद एटलस जो शब्द है जो उनके देवता के ऊपर नाम था वो 16वीं शताब्दी में मानचित्रों के संग्रह के लिए वर्णन करने के लिए यूज किया जाने लगा। और सबसे पहले विद्वान रहे फ्लेमिश भूगोलवेता जार्डस मर्केटर, जिन्होंने एटलस इस प्रकार के चित्र को जो मानचित्रों का संग्रह वाली बुक थी उसके कवर पेज पर लगाना प्रारंभ किया। देन आता है ग्लोब। ग्लोब जो संपूर्ण पृथ्वी का एक छोटा मॉडल प्रतिरूप होता है जिसके द्वारा हम संपूर्ण पृथ्वी को गोलाकार रूप में व्यक्त करते हैं। ग्लोब की विशेषताएं क्या होती है कि ये पृथ्वी का सही प्रदर्शन करता है, इसमें शुद्ध प्रदर्शन होता है। पृथ्वी की भांति यह भी गोल होता है और अपने अक्ष पर स्वतंत्र घूम सकता है। पृथ्वी पर दूरी और दिशा को यह सही ढंग से प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा ग्लोब पर खींची गई अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल के द्वारा किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को हम देख सकते हैं, सरलता से समझ सकते हैं। केवल ग्लोब पर ही महाद्वीपों की सापेक्षिक आकार और उसकी स्थिति का शुद्ध निरूपण किया जा सकता है कि वो जैसे हैं वैसा ही उनका मॉडल प्रतिरूप हम बना सकते हैं। अब इसकी कुछ कमियां हैं। कमी क्या है
कि इसमें एक तो निर्माण करना, इसका रख रखाव करना बड़ा कठिन होता है ग्लोब का। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में दिक्कत आती है, इससे विस्तृत अध्ययन नहीं कर सकते हम। और कई बार क्या होता है कि हमें मान लो किसी एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े का या किसी राज्य का, जिले का अध्ययन करना तो भी हमें सारा ग्लोब उठाना पड़ता है, और इस पर दो स्थानों के बीच की दूरी को मापना भी बड़ा कठिन कार्य रहता है। देन आता है मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है। जैसा कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि मानचित्र जो है वो खगोलीय पिंड जो गोलाकार है उसको सपाट कागज पर प्रदर्शित करता है। इनको लाना ले जाना आसान होता है। ये छोटे एरिया को बड़े रूप में और बड़े एरिया को छोटे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनमें किसी गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री या कॉन्टिनेंट को दिखाया जा सकता है। और कमियां ये हैं कि ये केवल 2 डायमेंशनल होता है। अब ग्लोब में क्या होता है कि ये मॉडल प्रतिरूप होता है, गोलाकार होता है, लाना ले जाना इसको कठिन होता है, इस पर सारे स्थानों को एक साथ नहीं प्रदर्शित कर सकते। तो कुछ इस पे महासागर, महाद्वीपों का जो एक्चुअल रूप है उसको छोटे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि ग्लोब को बनाना बड़ा कठिन कार्य रहता है। तो इस प्रकार से दोनों में कुछ अंतर हैं, कुछ दोनों की अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। देन आता है मानचित्र के अनिवार्य तत्व। कोई भी मैप हो तो उसमें कुछ 5 तत्व सामान्य रूप से मिलते हैं। जैसे मानचित्र का शीर्षक, तो हर मानचित्र में एक शीर्षक होता है कि मानचित्र का शीर्षक होता है। जैसे ये मानचित्र जो ये ऑस्ट्रेलिया के एनुअल रेनफॉल को दर्शा रहा है, तो ये उसका शीर्षक है। शीर्षक से पता चल जाता है कि उस मैप में क्या प्रदर्शित किया गया है। देन होता है मानचित्र की मापनी। मापनी का मतलब कि ज़मीन पर जो एक्चुअल दूरी है वो मैप पर किस हिसाब से प्रदर्शित की गई है। देन होता है मानचित्र का प्रेक्षण, यानी गोलाकार धरातल को समतल कागज पर प्रदर्शित करने के लिए जो मेथड अपनाते हैं उसे मैप प्रोजेक्शन कहा जाता है। देन होता है व्यापीकरण, यानी जर्नलाइजेशन। इससे पता चल जाता है कि मानचित्र का उद्देश्य क्या है। जैसे मान लो कोई मानचित्र अपवाह का है तो उसमें रिवर्स का वर्णन होगा। यदि वो ऊंचावच को दिखाता है तो इसका मतलब धरातल के ऊंचे और नीचे भाग को हम दिखाएंगे। सॉइल है, वनस्पति है, ट्रांसपोर्टेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इस से हमें पता चल जाता है कि मैप में क्या प्रदर्शित किया गया। देन है मानचित्र अभिकल्पना, यानी उसमें कुछ रंगों का प्रयोग होगा, कुछ लिखावटों का प्रयोग होगा या कुछ रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और देन आता है मानचित्र निर्माण व उत्पादन, कि हाथों से बनाया गया है, मशीनों से छापा गया है या वो कंप्यूटराइज है। देन आता है मानचित्र का महत्व क्या है। देखो मानचित्र जो होता है ना, ये किसी भी टॉपिक को बड़ा ही रोचक बना देता है, उसको समझना आसान हो जाता है। एक मानचित्र सैकड़ों पन्नों के समान होता है। और HR मील रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भूगोल में हमें यह सिद्धांत मान लेना चाहिए कि जिसका मानचित्र नहीं बनाया जा सकता हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मानचित्र को भूगोलवेता का शॉर्ट हैंड, आंसू लिपि माना जाता है। और मानचित्र एक भूगोलवेता का मूल उपकरण होता है। इसी प्रकार से मानचित्र के द्वारा अनेक जानकारियां और सूचनाएं हमें मिलती हैं, उनका ये स्रोत होते हैं। किसी अज्ञात स्थान के जाने के लिए मानचित्र हमारे लिए मार्गदर्शक और दिग्दर्शक का काम करते हैं। मानचित्र मार्ग पर बने रहने में सहायक होते हैं। जैसे आजकल गूगल मैप, और भावी विकास योजनाएं बनाने के लिए भी मैप जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेना में शत्रु की स्थिति का आकलन करने व सैनिकों की तैनाती के लिए भी मानचित्र बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि के स्वामित्व, न्यायीकरण और कर निर्धारण के लिए भी मानचित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देन आता है मानचित्रों के घटक। मानचित्र में 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक दिशा होती है, दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी उसमें ज़मीन पर कितनी दूरी है और मानचित्र पर कितनी दूरी है, और उसकी डायरेक्शन। जैसे हमेशा मानचित्र पर आप देखेंगे कि N लिखा हुआ है, एक एरो लगा के N, यानी वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। उससे हम बाकी की डायरेक्शन देख लेते हैं। देन होता है प्रतीक, यानी रूढ़ चिन्ह, कि कलर कोड भी हो सकते हैं और वे कोई सिंबल भी हो सकते हैं। देन होता है दिशा, दूरी, डिस्टेंस, यानी मानचित्र जो धरातल की दूरी है उसको
वास्तविक दूरी को छोटा करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो ज़मीन पर दूरी बहुत अधिक है उसको हम छोटा भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ स्केल यूज करते हैं। मान लो जैसे उदाहरण है कि आपका विद्यालय घर से 10 किलोमीटर दूर है और मानचित्र पर हम उसे 2 सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी जो है वो 5 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। जबकि बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे महाद्वीप या कोई देश है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर से मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर का एरिया दिखाया गया है, तो वो इतनी सी दूरी जो है वो मैप पर 100 किलोमीटर है, वो और ज़्यादा दूरी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे किसी गांव या शहर को दिखाना हो कागज़ पर, तो हम लार्ज स्केल मैप को यूज करते हैं, यानी उसमें जैसे मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इतनी सी दूरी जो है वो लगभग 100 मीटर को दिखा रही है। तो इस प्रकार से मैप के द्वारा हम दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं पैमाने के माध्यम से मैप पर। देन आता है दिशा। हमेशा मैप के लिए एक मैप के साथ एक एरो आप देखेंगे उत्तर की ओर और उसके ऊपर एन लिखा होगा, तो इससे पता चल जाता है कि ये नॉर्थ है। अब ये नॉर्थ है तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये जो है एरो का निशान दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और मानचित्र पर 4 प्रमुख दिग बिंदु होते हैं जो 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हें प्रधान दिग बिंदु कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। और इनके यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इनके 45 डिग्री यानी बीच में 45 डिग्री के कोण पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशाएं होती हैं। और इनके यदि 22.5 डिग्री के कोण पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये प्रमुख दिशाएं हैं। ज्योग्राफी में 16 दिशाएं मानी जाती हैं। देन आता है दिक् सूचक यानी कंपास। कंपास एक यंत्र होता है, चुंबकीय यंत्र होता है जिसमें एक स्वतंत्र नीडल होती है। ये नीडल स्वतंत्रली घूमती रहती है। इसके डायल पर जो है 0 से लेकर 360 तक एंगल वो कोण जो है लिखे रहते हैं, डिग्री में लिखे रहते हैं। और इसका जो ये लाल जो निशान होता है सुई पर, ये धरती के वास्तविक उत्तर दिशा, उत्तरी ध्रुव को दिशा दिखाता रहता है। तो हम इस डायल को पूरे के पूरे कंपास को घुमाकर और इस लाल निशान को और इस शून्य को बिल्कुल 0 पे ले आते हैं, तो हमें ये एक्चुअल उत्तर दिशा मिल जाती है। उससे हम बाकी की दिशाओं का अध्ययन कर लेते हैं। देन आता है प्रतीक सिंबल, यानी जो मानचित्र होता है उस पर कुछ निशान होते हैं। जैसे मान लो ये एक सिंबल आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कुछ अलग निशान है, ये रिवर है, ये सड़क है, ये रेलवे लाइन है। तो इस प्रकार से कुछ सिंबल्स होते हैं। उन प्रतीकों के द्वारा हम भवन, सड़क, रेल पट्टी, पुल, कुएं, पेड़ पौधे, मकान, बस्तियाँ आदि को दर्शाते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के अक्षरों का यूज किया जाता है। कुछ रंगों का, छायाचित्रों का या रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि मानचित्र पर जगह की कमी होती है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं जिनको कन्वेंशनल साइन कहते हैं। इन्हें रूढ़ चिन्ह कहते हैं। कुछ रूढ़ चिन्ह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये रूढ़ चिन्ह वास्तव में विश्वव्यापी भाषा होते हैं जिनको किसी भी देश का कोई भी नागरिक आसानी से समझ सकता है। मानचित्र पर विभिन्न रंगों का प्रयोग, जैसे आप ये एक मानचित्र देख रहे हैं, इसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया। तो जो हरा रंग होता है वो मैदानों के लिए यूज होता है। लाल रंग या भूरा रंग पर्वतों के लिए यूज होता है। पीला रंग पठारों के लिए यूज होता है। सफ़ेद रंग बर्फीले क्षेत्रों या हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यूज होता है। और नीला रंग जो है वो जलीय क्षेत्रों के लिए यूज किया जाता है। देन आता है मानचित्र का वर्गीकरण। मानचित्रों को हम कई आधारों पर बांट सकते हैं, जैसे मापक के आधार पर या विषय वस्तु के आधार पर, वृत्त मापक वाले या लघु मापक वाले। तो आओ इन मानचित्रों के वर्गीकरण का आगे अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है मापक या मापनी के अनुसार। वृत्त मापक मैप और लार्ज स्मॉल स्केल मैप। वृत्त मापक वाले मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भूकर मानचित्र या भू संपत्ति मानचित्र। इनके लिए कैडस्ट्रल शब्द यूज किया जाता है। ये जो
कैडस्ट्रल शब्द है, ये फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है संपत्ति रजिस्ट्री या क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। यानी इन मानचित्रों का प्रयोग राजस्व के लिए यूज किया जाता है, टैक्स कलेक्शन के लिए, भू संपत्ति के लिए, और ये जमीन के मालिकाना हक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन मैप्स को सिजरा या विलेज मैप भी कहते हैं। इनमें टैक्स कलेक्शन करना, भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड रखना आदि मुख्य कार्य होते हैं। ये मानचित्र 1:4000 की मापनी पर गांव के लिए बनाए जाते हैं और 1:2000 की मापनी पर शहरों के लिए बनाए जाते हैं। देन आता है दूसरे हैं शतलाकृतिक मानचित्र, जिनको टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। ये वास्तविक निरीक्षण और परिशुद्ध सर्वेक्षण पर बने होते हैं और इनको एक श्रृंखला के रूप में बनाया जाता है। आस पड़ोस के कई सारे देशों के साथ मिलकर ऐसी जो राष्ट्रीय एजेंसियां होती हैं वो इनको एक सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे भारत में भारत का सर्वेक्षण विभाग इन मैप्स को बनाता है और 1:2.5 लाख या 1:50,000 या 1:15 लाख या 25,000 के रेशो में पैमाने पर इनको बनाया जाता है। ये बहुउद्देशीय मानचित्र होते हैं जिसमें ऊंचावच, अपवा, कृषि, मिट्टी, वनस्पति, परिवहन, इस प्रकार की जो विशेषताएं उनको दर्शाया जाता है। देन आता है लघु स्केल मानचित्र। वे मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। लघु स्केल मानचित्र नंबर 1 दीवारी या भित्ति मानचित्र, जिन्हें वॉल मैप्स कहते हैं। इनके ये वास्तव में स्कूल, कॉलेज या किसी दफ्तर की दीवार पर लटके रहते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इन्हें भित्ति मैप या दीवारी मानचित्र कहते हैं। ये 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर यानी 1:5 लाख या 1 सेंटीमीटर से 40 किलोमीटर, इस अनुपात में इसको दर्शाया जाता है। यानी 1:40 लाख या इससे छोटा भी इनका स्केल हो सकता है। वास्तव में इनकी मापनी जो शतलाकृतिक मानचित्रों से छोटी और एटलस मानचित्रों से बड़ी होती है। इनको बड़े बड़े फॉन्ट्स में बनाया जाता है ताकि दीवार पर लटके हुए ये साफ स्पष्ट दिखाई दे जाएं। इनमें पूरे पृथ्वी को, किसी महाद्वीप को, स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भौतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी मानचित्र हो सकते हैं। देन आता है एटलस मानचित्र। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, एटलस मानचित्रों का एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, पुस्तक के रूप में इसका संकलन किया जाता है। इन्हें मानचित्रावली भी कहते हैं और ये 1:15 लाख मापक पर बनाए गए हुए मैप्स होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां होती हैं और विभिन्न रंगों का प्रयोग करके इन मैपों को बनाया जाता है। ये मानचित्र बड़े ही रोचक होते हैं। इनको देखने में जो है इनका आउटलुक बहुत ही बढ़िया होता है, जिनको समझना बड़ा आसान रहता है। देन आता है विषय वस्तु के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर। ये भौतिक और प्राकृतिक मानचित्र हो सकते हैं या सांस्कृतिक मानचित्र हो सकते हैं। जैसे भौतिक मानचित्रों में या प्राकृतिक मानचित्रों में ऊंचावच मानचित्र, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, इन सबको प्रदर्शित किया जाता है, यानी जमीन के ऊंचावच को दिखाते हैं। देन होता है जलवायु मानचित्र, जिसमें जलवायु के आंकड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है या कहीं पर बादलों की स्थिति है, सापेक्षिक आर्द्रता, पवनों की दिशा, वर्षा की मात्रा, इन सबको प्रदर्शित किया जाता है। देन आता है भूगर्भिक मानचित्र, जिसमें ज़मीन की जो अंदर की चट्टानें हैं, संरचना है उनकी, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है मौसम मानचित्र। मौसम मानचित्र को जो है भारत में IMD रिप्रेजेंट करता, प्रस्तुत करता है, भारतीय मौसम विभाग। और ये आजकल एक ही बार प्रदर्शित करता है। पहले ये दिन में 1 से ज़्यादा बार प्रदर्शित किया जाता था। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स सुबह 8:30 बजे पिछले 24 घंटे और अगले कई दिनों का मानचित्र रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो वेदर मैप होते हैं, इसमें तापमान, एयर प्रेशर, वायु की दिशा, उसकी गति, वर्षा की मात्रा, उसकी दशाएं, मेघ आच्छादित यानी बादल कितने छाए रहेंगे, दृश्यता, सागरीय अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है, और ये जो वेदर मैप होते हैं ना, इस पर बहुत सारे वेदर सिंबल का यूज भी किया जाता है। देन होता है सॉइल मैप। सॉइल मैप के माध्यम से धरती पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, जैसे माउंटेन सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, डेल्टाई सॉइल, इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है।
देन आता है वनस्पति मानचित्र, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट या मानसूनी वन या पतझड़ के वन, कांटेदार वन या पर्वतीय वन, इस प्रकार से विभिन्न वनस्पति या डेल्टाई वन हो सकते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन आता है सांस्कृतिक मानचित्र, कल्चरल मैप, जिसमें राजनीतिक मैप हो सकते हैं, जिसमें जैसे देश का या प्रदेश का, जिसमें देश के मैप में स्टेट या यूनियन टेरिटरी दिखाएंगे और राज्य के मैप में उसकी डिस्ट्रिक्ट दिखाएंगे। जनसंख्या मानचित्र, जिसमें जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका घनत्व, उसकी वृद्धि, उस प्रवास से संबंधित आंकड़े दिखाए जाते हैं। जातियों के मानचित्र, रेशियल मानचित्र में विभिन्न प्रकार की जातियाँ कहाँ कहाँ पर निवास करती हैं उनका वर्णन करते हैं। भाषा मानचित्र, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है उसको मानचित्र के माध्यम से दिखाया जाता है। आर्थिक मानचित्र, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, जैसे कहाँ पर कौन सी खेती होती है, कौन से उद्योग वगैरह लगे हुए हैं। परिवहन मानचित्र, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं वो दिखाई जाती है, जैसे रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, एयरवेज और वाटरवेज, इन सब को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है वक्र रेखा मापी क्या होती है। एक मशीन होती है, पहिया होता है, जिस पर एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, जो पहिया रोटेट होता है तो वो डिजिट आगे कन्वर्ट होती रहती है और इसको दूरी नापने के लिए घुमाया जाता है, तो ये दूरी को बता देता है। रास्ते पर पहिया को साथ साथ चलाया जाता है। जैसे ये व्यक्ति जो है इस मशीन को वक्र रेखा मापी को आगे मूव करा रहा है, तो इससे किलोमीटर दूरी धीरे धीरे आकलन कर लिया जाएगा। देन आता है ध्रुवीय प्लेनीमीट्री क्या होता है। इसके द्वारा किसी एरिया के क्षेत्रफल की गणना की जाती है। ये वास्तव में एक छड़ होती है, उस छड़ के द्वारा एक सिरे पर त्रिज्यीय चाप शिथिल करके वो रेखा पथ को सीमित कर लिया जाता है, जिससे किसी एरिया का क्षेत्रफल जो है वो आकलन किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आजकल इनका डिजिटल रूप भी आ गया है, जिसके द्वारा किसी एरिया का एरिया हम मेजरमेंट करते हैं। देन आता है नाटोम। नाटोम वास्तव में क्या है, ये राष्ट्रीय मानचित्र तथा विषयक मानचित्र संगठन होता है, जिसका शॉर्ट रूप है नाटोम। इसका पूरा नाम 1978 से नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये वास्तव में भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर साल्ट लेक विधान नगर कोलकाता में सीजीओ भवन में है। और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, ये एटलस जो मैप होते हैं ना, उनकी एटलस का क्षेत्रीय भाषाओं में संकलन करता है, राष्ट्रीय मानचित्र एटलस मानचित्र तैयार करता है, पर्यावरण और संबंधित पहलुओं पर शोध करता है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित कार्यों को ये रिप्रेजेंट करता है। ये नाटोम के कार्य हैं। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन करते हैं। जैसे कागज पर मानचित्र कब से और कहां से बनाए जाने लगे, तो ये शुरू हुए थे 100 ईस्वी के आसपास चीन से, और पी सीन को चीनी मानचित्र कला का जनक माना जाता है। देन आता है मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कार्टोग्राफी या मानचित्र कला। देन आता है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा खाका या प्लान कहेंगे इसको। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। बिना किसी मापनी या स्केल के विन्यास के हाथों से खींची गई रेखाओं को क्या कहेंगे, मानचित्र, रेखाचित्र, खाका या सिजरा, यानी मैप, स्केच, प्लान या विलेज मैप। तो क्या कहेंगे, बिना उसको रेखा चित्र कहेंगे, स्केच कहेंगे। देन है मैप शब्द किस भाषा के मैपा से लिया गया, जिसका अर्थ चादर या तौलिया होता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक या लैटिन। तो इसका सही उत्तर क्या है, लैटिन भाषा से। देन है प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व में कितने द्वीपों में बांटा था, यानी प्राचीन जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कितने द्वीपों में बांटा, 5, 6, 7 या 8। तो उन्होंने बांटा था 7 द्वीपों में। ये सब आप चित्र में देख रहे हैं। देन है भूगोल
जियोग्राफी के अनुसार कुल कितनी दिशाएं होती? 4, 8, 10 या 16? तो ये होती हैं 16। ये आप देख रहे हैं चित्र, ये दिशाओं का वर्णन करने वाला चित्र है। देन है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन नाटोम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या शिमला में? तो सही उत्तर क्या है? कोलकाता में। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ गृह कार्य है जिसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नंबर 1, मानचित्र किसे कहते हैं? सेकंड, ग्लोब क्या है? क्वेश्चन 3, मानचित्र के अनिवार्य तत्वों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन 4, मानचित्रों का वर्गीकरण कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।